दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र आज अपने एपिसोड साहित्य सोनकर सौमित्र में एक चर्चित, हमारे क्षेत्र के चर्चित दलित अध्यापक और सामाजिक कार्यकर्ता बसंत कुमार जी की आत्मकथा जले बन का बसंत लेकर उपस्थित हुआ हूं। ऐसे यह पुस्तक विप्लवी प्रकाशन लखनऊ से है और बी.आर. विप्लवी इसके संपादक हैं। सामने जो फोटो है वो बसंत कुमार जी का है। आज के समय में वे 80 पार कर चुके हैं। यह किताब, यह आत्मकथा अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पुस्तक में बसंत कुमार जी जो पेशे से अध्यापक रहे हैं और इधर 4-6 जिला ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर उनके सामयिक लोग उनको जानते हैं और उनका कार्य जो दलित समाज में रहा है इतना महत्वपूर्ण रहा, इतना संघर्षशील रहा कि जिसको लोग आज भी याद करते हैं। साथ ही उनका राजनीतिक जीवन भी चलते रहा, लेकिन जहां राजनीति में यह कहा जाता है कि लोग जिस सीढ़ी से चढ़ करके ऊपर चलते हैं, ऊपर पहुंचने के बाद नीचे की सीढ़ी को लात से नीचे फेंक देते हैं या कोई उसको महत्व नहीं देते। ऐसा बसंत जी के भी साथ हुआ है और बसंत जी गाजीपुर जिले के जेवल गांव के रहने वाले हैं और दलित लोगों की जो समस्याएं रही है उससे तमाम दलित लोग अपने पुरखों से सुने हैं और झेलते हुए आज आगे बढ़े हैं और आज भी उनको आज़ादी के 75-76 साल बाद भी वह स्वतंत्रता से आगे बढ़ने और महत्व मिलने का जो दंश है, जो नहीं हो पा रहा है, वह आज भी वो लोग झेल रहे हैं। बसंत जी को भी कदम कदम पर ये झेलना पड़ा है, आज़ाद भारत में भी और आज़ादी के पहले भी, क्योंकि उनका जन्म करीब 1939 में ही हुआ, 23 फरवरी को। और किस परिस्थिति में रहे होंगे इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यह पुस्तक गवाह है। सबसे अच्छाई इस पुस्तक की है कि बसंत जी ने बड़ी ईमानदारी से, बिना कुछ छुपाए, बिना लाग लपेट के अपनी, परायों की, घर वालों की, समाज की और राजनीतिक क्षेत्र में उनके तमाम दलित राजनीतिक ही नहीं बल्कि सवर्ण राजनीतिज्ञ भी जाति की वजह से जो महत्व इनको देना चाहिए वो नहीं दे पाए। और ऐसा नहीं कि बसंत कुमार जी सिर्फ दलितों के लिए कार्य किए, अपने क्षेत्र के, अपने दायरे में जो गरीब, पिछड़े और सवर्ण थे उनका भी इन्होंने काम उसी मुस्तैदी से किया जिस मुस्तैदी से दलितों के लिए कार्य किया। और
इस पुस्तक का, जैसा कि मैंने बताया कि बी आर विप्लवी जो एक अच्छे गजलकार हैं, अच्छे साहित्यकार हैं और रेलवे विभाग के अधिकारी बनकर के वो भी अवकाश प्राप्त हैं। वो भी हमारे ज़िले के बगल के आजमगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं, लेकिन अब वो लखनऊ के निवासी हो चुके हैं और चर्चित शख्सियत हैं दलित साहित्यकारों में। तो उन्होंने इसका संपादन किया है और संपादन करते हुए वे लिखते हैं कि आखिर दलित आत्मकथा क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों होना चाहिए। अपने अभिमत में बी आर विप्लवी जी लिखते हैं कि बहिष्कृत समाज का सामाजिक इतिहास दर्ज होना बहुत ही जरूरी काम है और दलित आत्मकथा केवल बौद्धिक जुगाली भर नहीं है, बल्कि वह हमारे समय का जीवित दस्तावेज है जिसकी गवाही लंबे समय तक मौजूद रहने वाली है। इसके आगे वे एक जगह और लिखते हैं, जैसा कि इस पुस्तक में है और हमारे दलित साहित्यकार भाई यों को हतोत्साहित करने के लिए भारतीय साहित्य के स्वर्ण साहित्यकार जैसा कि आरोप लगाते हैं कि यह सिर्फ रोना धोना है। इस पर विप्लवी जी कहते हैं कि कई बार स्वर्ण साहित्य के ललित साहित्यकारों का यह आक्षेप होता है कि दलित आत्मकथाओं में अपने पिछले जीवन का रोना धोना है, जो दलितों में आत्मवंचना एवं आत्मग्लानि के बोध से उन्हें मानसिक रूप से हतोत्साहित करता है। मैं ऐसा नहीं मानता। कोई भी समाज अपने इतिहास को केवल इसलिए नहीं पढ़ता है कि उसकी सफलताओं पर गर्व करे और उसकी मुनादी करे पीटे। इतिहास इसलिए भी होता है कि पहले की गई गलतियां या असफलताएं दोबारा घटित न हो, इसके लिए भावी पीढ़ी हरबे हथियार के साथ तैयार रहे। इस मायने में दलित आत्मकथाएं ही दलित समाज का जीवंत इतिहास है। इसलिए जब इन्हें पढ़ा जाएगा, इनका मंथन किया जाएगा, इनका विश्लेषण किया जाएगा, तब पीछे की घटनाएं जीवंत होकर भविष्य के सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेंगी। यह बी आर विप्लवी जी का मत है, जो बिल्कुल ही 100% सत्य है। और इस चीज को मैं इसलिए भी महत्वपूर्ण मानता हूं कि जीवन की जो सच्चाइयां हैं, जो समाज की सच्चाइयां हैं, जो संबंधों की सच्चाइयां हैं, जो राजनीतिक उलटफेर की सच्चाइयां हैं, जो धार्मिक सच्चाइयां हैं, उनको जरूर ही पृष्ठभूमि पर लाने की आवश्यकता है। और इसकी शुरुआत हमारे तमाम महापुरुषों ने की। कालांतर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इन सच्चाइयों को एकत्रित करके, चाहे वो धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, जो सारे चीज थे पूरे दुनिया के, उसको उन्होंने समेटते हुए पुस्तकों के रूप में अगर हमारे सामने नहीं लाते तो शायद हम इतना जागरूक नहीं हो पाते और उसी दलदल में, उसी कुंठा में
उसी गरीबी में, उसी अभाव में और छोटी सी जिंदगी जीते हुए आज भी हमारे लोग रहते हैं। हालांकि यह एक कटु सच्चाई है कि इन सुविधाओं के बाद भी आज हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह कहीं न कहीं भटक रही है अपनी काहिलियत की वजह से, या कुछ सुविधाएं जो मिल गई है खान पान की, रहन सहन की, इसको लेकर वो पीछे की बहुत सारी चीजें भूलते जा रहे हैं और उनके दिमाग में है कि शायद अब मैं इसी तरह आगे बढ़ते रहूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सारी आजादियों के पीछे, सारी सुविधाओं के पीछे जो चालाक वर्ग के लोग हैं, जो सत्ता शासन में हैं, इन सारी चीजों को मिटाने के पीछे पड़े हुए हैं और सबसे पहले वो चाहते हैं कि हमारा आपका हक व अधिकार कैसे छीना जाए और सारी जुक्ति लगाए हुए। एक चीज और मैं कह करके बात अपनी रखूंगा कि बसंत जी की जो सबसे अच्छाई है इस 175 पृष्ठ के पुस्तक में, उन्होंने कहीं भी कोई नाम परिवर्तित नहीं किया है। हालांकि इसके आज तमाम तरह के लोग हैं कि अगर सच ये है कि चोर को चोर कह दिया जाए तो आपकी जान पर आ जाएगा, इसलिए कोशिश लोग करते रहे नाम को सही न देने का, लेकिन इसके तमाम सारे गुण और अवगुण है। आज अवगुण इसमें ज्यादा दिखाई देने लगा है, लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं होती। सच कहने की साहस होनी चाहिए और बसंत जी में सच कहने की पूरी आदत है। और यही नहीं, जो उनका मेहनत है जो इसमें दिखाई देता है, जो लोगों से सुना गया है। इस पुस्तक के आने के पहले भी मैं नाम सुना था कि इसका लाभ हमारे समाज को कितना मिला है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसी के साथ वो जीवन की जो अंत स्थिति है, जो बुजुर्गियत की हालात है, उससे बसंत जी भी अछूते नहीं। एक घटना का उन्होंने वर्णन किया है अपने परिवार का कि जब वो अध्यापकी से अवकाश प्राप्त कर लिए, घर पे आए, परिवार और दो भाई जो थे वो काफी सुखी संपन्न और अपने आप में उनका एकताबद्ध स्थिति थी। लेकिन खुद ही इनकी पत्नी ने परिवार को बाइफरकेट यानी अलग होने का एक रास्ता अख्तियार किया और न होने पर कुप भवन का तो हमारे यहाँ वर्णन बहुत है। अंततः बसंत जी ने कहा कि तुम ही आधा आधा कर दो, हो गया। और उसके बाद बसंत जी को लगा चलो अच्छा ये भी हो गया तो मेरा जो पेंशन है, जो फंड है, उसको मैडम को दे दूं, नाम कर दूं, शायद खुश रहें। उन्होंने वो भी कर दिया, सारी संपत्ति पे अपने मैडम का अधिकार दे दिया, सारा पैसा दे दिया। लेकिन उनका दुख खत्म नहीं हुआ। पता चला कि तमाम सारे मैडम से बोला चाली भी बंद, शायद अब तक भी झेल रहे हैं। उन्होंने इसी पुस्तक में ये सारी बातें लिखी है जो बिल्कुल कटु सच्चाई है। और उन्होंने अंत में लिखा है कि जीवन यात्रा का पड़ाव एवं संन्यास, ये देख लीजिए, जीवन यात्रा का पड़ाव एवं संन्यास। इसके अंतिम लाइन लिखते हैं जिसे पढ़ करके वास्तव में दुख होता है।
अभी तक तो हमें सुन करके दुख होता था, लेकिन बसंत जी के जो ये बात है इससे भी दुख होता है। और वे लिखते हैं कि अपने जीवन में किसी से परास्त नहीं हुआ, परंतु वर्तमान समय में मैं अपने बीवी बच्चों से परास्त हूं। जिधर दृष्टि फैलाता हूं उधर मेरी उम्र और समय के लोग नाम मात्र के रह गए हैं, जो जीवित हैं कहां जाएं। तो इस तरह एक चीज और वो कहते हैं कि मेरे गांव के दलित बस्ती के 10-15 शिक्षित लोग परदेसी बाबू गांव से शहर पकड़ लिए, जो लगभग ठीक ही है। मुझे जीवित रहने के लिए शिक्षित समाज ही मेरा खुराक है। अब प्राकृतिक अथवा आपदा एवं मौसम की मार झेलना है। और स्थिति बड़ी अजीब है। आइए, यह लगभग ऐसी बातें 50% देखने को मिलती है। और मुझे यह पढ़ने के बाद एक घटना याद आ गई जो मेरे पड़ोस के ही गांव की है, सवर्ण परिवार की है। वो महाराज पंडित जी अध्यापक हैं। एक दिन रात में करीब 10 बजे, जाड़े की रात थी, वो बाजार में उतरे, चंदोक बाजार। एक गोमटी थी, उसका जो सामने जगह थी उस पर वो लेट गए। गांव बहुत दूर नहीं था, मात्र 3-4 किलोमीटर था। किसी ने पूछा उनको पहचान कर कि आखिर आप क्यों नहीं घर से किसी को बुला करके चले जाते हैं, यहाँ जाड़े में रात में पड़े रहेंगे। उन्होंने कहा, साहब कोई चीज की कमी नहीं है, मेरे घर पे गाड़ियां हैं, 2 पहिया है, 4 पहिया है, सब कुछ है, बच्चे हैं। फोन अगर करूंगा तो ये आ तो जाएंगे, लेकिन घर पे चलने पर जो प्रताड़ना मिलेगी उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। उससे बेहतरीन, उस प्रताड़ना से बढ़िया है कि मैं यही रात भर सो जाऊं। भूखे वहां भी रहना है, भूखे यहां भी रहना है। उससे कहीं अच्छा होगा कि सुबह मैं उठ करके घर चला जाऊं और कोई बहाना बना दूंगा क्यों नहीं आ पाया। ये परिस्थितियां हैं। और बसंत जी का जो कहना है, ये समाज में 30% कम से कम देखने को मिल रहा है, चाहे वो फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित के लोग, बच्चे और महिलाओं का जो व्यवहार है, इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। फिलहाल मैं इसका कोई रोना नहीं रहता, यह तो सब पर है। आज नहीं तो कल हमारे आपके साथ भी हो सकता है ऐसा। शहरों में तो बड़े बुजुर्ग छोड़ दिए जा रहे हैं आश्रमों में। फिलहाल आइए कि इस पुस्तक को क्यों पढ़ना चाहिए। पुस्तक का नाम है जले वन का वसंत। और इस पुस्तक के मैंने कई कथाएं आत्म पढ़ी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन भी पढ़ी है, और भी कुछ आत्मकथाएं पढ़ी है, और तमाम बुजुर्गों की आत्मकथाएं पढ़ी है जो पहले के साहित्यकार फॉरवर्ड थे, और अन्य दलित साहित्यकारों में स्वाभाविक है वो अपने जीवन की सच्चाई ही लिखे हैं। लेकिन यह पुस्तक पढ़ने के बाद, जैसे बाबा साहब की पुस्तकें पढ़ने से कोई आंखें खुल जाती है, उसी तरह अगर जीवन की सच्चाई को जानना है, संघर्षों को जानना है, समाज की जो हमारी विडंबनाएं हैं उसको जानना है, और राजनीतिक परिस्थितियों का जो
अवदान है, जो तमाम सारी विकृतियां हैं उसको जानना है, तो आग्रह है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ा जाए। बहुत कुछ है इसमें, क्योंकि वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। और हमें आपको यह सच्चाई रखने के लिए भाई बसंत जी का हमें आभारी होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट अवश्य दें, जिसका जवाब मैं भविष्य में जरूर देता हूँ। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम यही मैं समाप्त करता हूँ। आपका मित्र शंकर।